आर्टिकल 36 जो है ये परिभाषा से संबंधित है। इसमें डीपीएसपी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी परिभाषा स्पष्ट की गई है। आर्टिकल 37 में कहा गया कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 जो है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है, लोक कल्याण की भावना के लिए है। ये लोक कल्याण की भावना के लिए है। और आर्टिकल 39 इसकी बात करें, समान काम के लिए समान वेतन, महिला हो कार्य करने वाली चाहे पुरुष हो, अगर काम एक समान है तो वेतन भी एक समान दिया जाए। इसमें अब इसके सब आर्टिकल्स हैं उनकी भी बात करते हैं ताकि आपके परीक्षा के हिसाब से किसी भी प्रकार का मैटर छूटने न पाए। आर्टिकल 39 की बात करें तो आर्टिकल 39 के 3 उपबंध हैं, 39 का, खा और गा। आर्टिकल 39 समान काम के लिए समान वेतन, अगर महिला कर्मचारी उसी काम को कर रही है, पुरुष कर्मचारी उसी काम को कर रहा है, तो दोनों का वेतन एक समान होना चाहिए। अब हम इसके बात करें उपबंधों की, तो 39 का की बात करें तो निःशुल्क कानूनी सहायता, अर्थात ये 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, तब जोड़ा गया था कि निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। अगर किसी व्यक्ति को जो कानूनी सहायता लेना चाहता है, उसके पास सुविधा नहीं है कि वो वित्त का पैसे का आदान प्रदान कर सके, तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। 39 खा, सार्वजनिक धन का जो स्वामित्व है, उसका नियंत्रण है, उसका रख रखाव है, वो ऐसा किया जाए कि सार्वजनिक हित उसमें निहित हो। किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समाज का या किसी एक समुदाय का हित निहित ना होकर के सारे समाज का हित निहित हो। धन का समान वितरण, तो धन का जो वितरण है 39 गा में धन का समान वितरण किया जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की सरकार स्कॉलरशिप देती है, अन्य तरह की सुविधाएं देती है कि धन का समान वितरण बना रहे, पैसा भी देती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। जब ये ग्राम पंचायत, आप समझ रहे हैं कि अगर डीपीएसपी के थ्रू रहेगा तो इसमें वाद योग्य है नहीं। अगर वाद योग्य नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का लीगल एक्शन लिया जाना संभव नहीं होगा। तो इसको यहाँ से उठा करके आर्टिकल 243 का भाग 9, इसको उठा करके यहाँ से आर्टिकल 243 का भाग 9 में रखा गया ताकि ये कोर्ट में वाद योग्य हो सके। भाग 9 में इसको लिया गया, यहाँ से हटाया गया इसको डीपीएसपी से, इसमें संशोधन किया गया और इसको इस उपबंध के तहत 243 का भाग 9 के तहत इसको रखा गया। आज हम ग्राम पंचायत का जो रूप देख रहे हैं ये इसी का परिणाम है। अब हम बात करें आर्टिकल 41 की। कुछ दशाओं में या मानवोचित कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विभिन्न प्रकार की पेंशन सरकार देती है। व्हील चेयर देती है विकलांगों को, सरकारी शिक्षा देती है, प्रौढ़ शिक्षा देती है। अभी समाज कल्याण में विभिन्न प्रकार के कोर्स चलते हैं, वहाँ पर फ्री एडमिशन होता है, पढ़ने की व्यवस्था होती है। वो यही है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। प्रसूति सहायता तथा मानवोचित दशा के आधार पर काम, ये महिलाओं को समर्पित अनुच्छेद है आर्टिकल 42। अगर हम इसकी बात करें तो प्रसूति सहायता स्त्रियों को दो बच्चों के लिए दी जाती है और मानवोचित दशा के आधार पर अगर आप कार्य करने के योग्य हैं तो आपको कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। अगर आप काम करने के योग्य नहीं है किसी कार्य को करने के, तो आपको उसके लिए अवकाश दिया जाएगा, उसमें आपकी
मानवोचित दशक के आधार पर सहायता दी जाएगी। जैसे केरल में एमसी पीरियड के समय 4 दिन की छुट्टी दी जाती है। अब बात करें आर्टिकल 43 की, तो कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाए। अच्छा, इसमें हफ्ते में 1 दिन का अवकाश आर्टिकल 43 के तहत ही दिया जाता है। अगर एक हफ्ते का अवकाश, हफ्ते में 1 दिन का अवकाश ना हो तो हमें लगता है कि प्राइवेट में तो पूरे हफ्ते कार्य किया जाए। कामगारों को ऐसी मजदूरी दी जाए जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, उसका जीवन निर्वाह हो सके, वो एक जीवन जीने की स्थिति में हो। अब हम बात करते हैं 43 के का की उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। आर्टिकल 43 का उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी अर्थात किसी उद्योग के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में जहाँ से निर्णय लिए जाते हैं, उस बॉडी में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भी भागीदारी होगी। जो लेबर्स, मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनकी भी उसमें भागीदारी होगी। जैसे यूनियन लीडर हो जाते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं निर्णय लेने में। अगला है कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता, अर्थात सारे नागरिकों को एक समान जो व्यवस्था होगी वो एक समान। दंड संहिता अपराध करने पर, आचार संहिता चुनाव पर, सिविल संहिता शादी विवाह हेतु। अब ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य भारत का केरल है, जिसने समान सिविल गोवा, जिसने सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड को लागू किया हुआ है। अब जैसे हमें दंड की व्यवस्था करनी है तो आईपीसी और सीआरपीसी के आधार पर। आचार संहिता निर्वाचन आयोग निश्चित करता है चुनाव के पहले। सिविल संहिता शादी विवाह के लिए जो नियम कानून है, ये भी आईपीसी और सीआरपीसी कोर्ट ही निर्णय करता है इसमें। तो ये सारे एक समान होने चाहिए। अच्छा, एक समस्या मुस्लिमों में है कि दंड संहिता भारत की है, मानते हैं, आचार संहिता भी मानते हैं, सिविल संहिता को ना मान करके शरीयत एक कोई कानून है उसको मानते हैं। तो ये अलग विषय है, हमने आपको सिर्फ स्पष्ट किया है कि ये कॉमन सिविल संहिता क्या है। अब हम बात करें आर्टिकल 45 की, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 45 के आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब बात करें कि स्वास्थ्य क्या है, तो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की। इंजेक्शन लगते हैं, टिटनेस का है, काली खांसी का है, एनीमिया है, जो आंगनबाड़ी में होता है, तो ये सारा का सारा आर्टिकल 45 के तहत ही है। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की बात अगर ये इधर रहता, डीपीएसपी में रहता, तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं था, कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं था, इसलिए इसको यहाँ से उठा करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आर्टिकल 21A एक आर्टिकल जोड़ी गई थी आर्टिकल 21 में, और ये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का उपबंध था जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये शिक्षा का जो अधिकार है ये अनिवार्य और निःशुल्क है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब जो NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसमें इसको बढ़ाया गया है, तो जब वो बंद आएगा तो उसको अपडेट किया जाएगा। अभी जब पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो उसका भी क्लियर कर दिया जाएगा। आर्टिकल 46 की बात करें तो SC ST OBC है ना, इनकी जो पिछड़े हैं, AWS है, इनकी शिक्षा की व्यवस्था है और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा। तो प्रश्न पूछता है कि आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल शिक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 43, 44, 46, 42। तो आंसर होगा आर्टिकल 46। ये SC ST और पिछड़े EWS अन्य वर्गों की जो कमज़ोर हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करता है। अब बात करें आर्टिकल 47 की, तो
आर्टिकल 47 की बात करें, पोषाहारों की उपलब्धता तथा मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। सरकार का ये दायित्व होगा कि पोषाहारों की उपलब्धता कराए तथा मादक पदार्थों, शराब, नशीली दवाएं, इन पर प्रतिबंध लगाए। इसके लिए एक FSSAI संस्था, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह इसकी स्टैंडर्ड की गारंटी देती है, सामानों की जांच करती है, अगर बंद सामान है तो उसके ब्रांड लगाती है पैकेट पे, उसको FSSAI मार्क देती है, और अगर खुला है तो उसके सैंपल की जांच करती है। तो इसका काम होता है जैसे शराब पर प्रतिबंध लगा देना, मादक पदार्थों पर, नशीली दवाएं, बहुत सारी दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है, ताकि समाज की रक्षा हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके, समाज कल्याण हो सके। कृषि, आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अच्छा, आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48 जो है, यह दुधारू पशु हैं इनकी रक्षा करना, जैसे गाय का बूचड़खाना में ना कटना, भैंस का ना कटना, चोरी छिपे कटना, ये एक गैर कानूनी काम है चोरी छिपे, लेकिन जो रोक किया जाता है वो इसी आर्टिकल 48 के तहत की जाती है। आर्टिकल 48 का एक उपबंध जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कि जो वन्य पशु हैं इनकी भी रक्षा की जाएगी, इनकी भी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जैसे इधर दुधारू पशुओं की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, ऐसे ही 48 का ये कहता है कि वन्य पशुओं की रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। अब आर्टिकल 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्थलों, वस्तुओं, स्मारकों, इनका संरक्षण, जैसे ताजमहल का संरक्षण, किसी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, या प्राचीन धरोहर, पुराने किले, कोई स्थान विशेष, इनका संरक्षण किसकी जिम्मेदारी आर्टिकल 49 के तहत, 49 के तहत सरकार की होगी। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अगर जुडिशरी को अलग नहीं किया जाता तो कार्यपालिका पे दबाव रहता है, मंत्री, नेता, विधायक, दुनिया के, इनका दबाव रहता है कैसे काम करना है, ये दुनिया का प्रेशर, लेकिन न्यायपालिका पर कोई प्रेशर नहीं। कारण आर्टिकल 50 कहता है कि संविधान का आर्टिकल 50 की कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा जाएगा। अब चूंकि ये DPSP में है तो एक प्रश्न बनता है कि ये वाद योग्य तो है नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अल्पीकरण का अधिकार है। अगर वो संविधान की मूल भावना या भारत की जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ अगर कोई निर्णय होता है तो सरकार अल्पीकरण की स्थिति में आर्टिकल 13 का प्रयोग करके अल्पीकरण करके उस प्राविधान को रद्द कर देती। तो बात करें आर्टिकल 51 की, तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विषय आता है। भारत अगर UNO का सदस्य है तो आर्टिकल 51 के ही आधार पर है। वैसे भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा रही है। भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना का राष्ट्र है और इस देश ने प्राचीन समय से ही विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसकी भावना को फलीभूत करने का कार्य और इसके वृद्धि का कार्य सदैव किया है। अब अगर हम बात करें तो कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं, इसके बाद इस क्लास को फिनिश करते हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इनकी संख्या कुल 11 है, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 का जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी। ये आए थे USSR, सोवियत संघ, रूस से, और जो सिफारिश थी ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर लाए गए थे। इन्होंने इनके दंडनीय होने की भी वकालत की थी, लेकिन अभी नए लोकतंत्र की वजह से इसका स्वाभाविक इसको दंडनीय करना उचित नहीं है।
86वां संविधान संशोधन की बात करें तो 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51 का के रूप में जोड़ा गया है, जो यह बताता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके जो अभिभावक हैं उनका कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का जो उत्तरदायित्व आर्टिकल 51 का 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है, इसका जो दायित्व है यह अभिभावकों को है। और जो 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 21 का जो जोड़ा गया है, तो 86वां में दोनों हैं, एक 21 का है और एक 51 का है। आर्टिकल 51 का ये अभिभावकों को देता है अधिकार और यह बच्चों को देता है। 86वां संविधान संशोधन दोनों को देता है, लेकिन 51 का अभिभावकों को देता है और 21 का बच्चों को देता है। अब एक और अनुच्छेद है इसमें, आर्टिकल 48 का की अगर बात करें, थोड़ा सा तुलनात्मक देखते हैं। 48 जो का है यह इस वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा राज्य। 48 का वो भाग 4 और 48 का में राज्य रक्षा करेगी पर्यावरण और वन्य जीवों की, और भाग 4 का में 51 का जो अनुच्छेद है इसमें पर्यावरण की रक्षा करेगा व्यक्ति, उसमें राज्य रक्षा करेगा 48 का में, और 51 का में पर्यावरण वन्य जीव इनका संरक्षण व्यक्ति करेगा। अर्थात हालांकि ये न्यायालय में वाद योग्य प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति इन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वाकई में एक आदर्श व्यवस्था होगी। आपके पास 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो उपलब्ध हैं, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। पहला है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। सामाजिक और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। और 11वां है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं।